दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को भी सलाम। ये है कहानीबाज अनुपमा का लाइव शो और इसमें होने वाली हैं स्टोरीज, ट्रैवल डेस्टिनेशंस, फूड, शॉपिंग और कुछ प्रैक्टिकल मैजिक। तो मेरे शो से जुड़े रहिए क्योंकि बीच बीच में हम अनाउंस करेंगे कॉन्टेस्ट जिसमें कि आप इनाम जीत सकते हैं, आप बैजेस जीत सकते हैं और आप हमारी टीम का मेंबर बन सकते हैं। तो जब मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो आप हमेशा की तरह गेस करिए कि स्टोरी कहाँ की है। अगर आपका गेस करेक्ट होगा तो आप एक सरप्राइज विनर हो सकते हैं। तो स्टोरी है एक माँ और बेटे की। एक माँ और बेटे एक छोटे से शहर में अकेले रहा करते थे। छोटा सा घर था उनका। तो एक दिन रात में माँ और बेटा सो रहे थे। बेटा छोटा ही था, 12-14 साल का। तो माँ ने दरवाजे पे कुछ खटक खटक की आवाज़ आई, शायद हवा की आवाज़ थी। तो माँ ने बेटे को उठाया और कहा कि बेटा जाओ, जल्दी से जाओ और दरवाज़ा ठीक से बंद कर दो क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मुझे बड़ा डर लगता है रात को जब इस तरह की खटखट की आवाज़ होती है। तो बेटे ने माँ से कहा, अच्छा माँ, ये डर क्या होता है? तो माँ ने कहा, डर होता है जैसे कि अब बाहर कुछ हो रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो उससे दिल में एक डर आता है कि पता नहीं क्या है। तो बेटे ने कहा, लेकिन मेरे दिल में तो कोई डर नहीं आ रहा। तो माँ ने कहा कि अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि डर क्या होता है। और कई बार डर ऐसी चीज़ों का होता है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, कभी जाना नहीं है उन चीज़ों को। तो माँ के कहे अनुसार बेटे ने दरवाज़ा तो बंद कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में चलता रहा कि भाई आखिर ये डर क्या होता है। बच्चे को पता ही नहीं था डर क्या होता है। तो उसने सोचा कि अब जब माँ ने एक ऐसी चीज़ का नाम ले दिया है जो मुझे नहीं पता है, तो मैं तो पता करके आऊँगा कि डर क्या होता है। तो वो अपना घर से निकल गया और माँ के उठने से पहले ही घर से निकल गया, ये सोच के कि 2-4 दिन में मैं डर का पता लगा के आ जाऊँगा और जब तक डर मुझे मिलेगा नहीं मैं लौटूंगा नहीं। अब वो चल दिया तो एक जंगल में पहुँच गया जहाँ ये लोग रहते थे। बहुत खूबसूरत जगह थी, हर जिस तरफ नज़र डालो वो खूबसूरत थी। तो उस जंगल में पहुँचा तो देखा कि वहाँ कुछ आग जल रही है और इस लड़के को बड़ी ठंड लग रही थी। तो इसने कहा कि चलो जाके थोड़ा सा आग के पास बैठ जाऊँगा तो मेरा शरीर गर्म हो जाएगा। अब ये पहुँचा आग के पास। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे थे जो डाकू थे और लड़के को नहीं पता लेकिन वो लोग डाकू थे और बड़े खूंखार तरीके से हंस रहे थे, कुछ खा भी रहे थे। तो लड़का गया और कहने लगा कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ? अब डाकू बड़े हैरान कि हमारे पास आने से तो अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, लेकिन ये लड़का तो ऐसे ही आ गया। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ तक आ गया हम लोगों के बीच, तुझे डर नहीं लगा? तो लड़के ने कहा कि अच्छा हुआ आपने ये बात उठाई, मैं तो डर की खोज में ही निकला हुआ हूँ और मुझे जानना है कि डर क्या होता है। तो जो डाकुओं का सरदार था उसके दिमाग में एक बात आई कि चलो इसका टेस्ट लिया जाए लड़के का। तो उन्होंने उसको कुछ अंडे, कुछ मैदा, कुछ चीनी, ये सब ऑयल वगैरह दिया और बोला कि जा तू जा, उधर जो चर्च दिख रहा है उसके पास में एक कब्रिस्तान है, वहाँ जाके इसका केक बना के लिया हमारे लिए। तो लड़के ने कहा ठीक है। वो पहुँच गया कब्रिस्तान। वहाँ पे उसने कैसे तैसे थोड़ी आग जलाई और केक बनाने बैठ गया। जब केक बन गया, उसकी खुशबू उड़ने लगी, तो एक कब्र में से एक हाथ ऐसे बाहर आया और उसने कहा कि थोड़ा केक मुझे भी दे दो। तो लड़के ने कहा अब तो तुम मर चुके हो, मरे हुए लोग केक थोड़ी खाते हैं, तो ये तो मैंने किसी और के लिए बनाया है। कह के वो लड़का केक लेके डाकुओं के ग्रुप में आ गया। अब वो डाकू बड़े हैरान कि तुझे डर नहीं लगा? कहते नहीं, वो कब्र से एक हाथ निकला था, उसने मेरे से केक मांगा लेकिन मैंने दिया नहीं। मैंने कहा नहीं, ये केक मैंने किसी और के लिए बनाया है। तो वो डाकू जो है बड़े परेशान हो गए कि ये कैसा लड़का है कि इसे डर ही नहीं लगता। तो लड़के ने कहा कि दरअसल मुझे डर को ढूंढना है, तो यहाँ भी नहीं मिला, मैं क्या करूँ? तो डाकुओं ने कहा कि ऐसा कर, तू थोड़ा आगे जा और पहाड़ी के उस तरफ बहुत सारे छोटे छोटे झरने और लेक्स, पूल्स वगैरह हैं, ये झीलें हैं, बड़ी सुंदर सुंदर हैं, तो वहाँ जा, हो सकता है तुझे वहाँ डर मिल जाए। तो लड़के ने कहा हाँ, मैं तो डर ही ढूंढने निकला हूँ, मुझे तो डर को ढूंढना ही है। और वो चल पड़ा, पहाड़ पे चढ़ा, वो दूसरी तरफ पहुँचा। तो वहाँ का नज़ारा जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। इतना खूबसूरत लगता था कि वो धरती है ही नहीं,
कोई परियों का देश है या कोई परियों की जगह, इतने सुंदर सुंदर झीलें, इतनी सुंदर सुंदर पानी की और आकृतियाँ, वो तो खुश हो गया। फिर उसने कहा कि यहाँ डर कहाँ मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि एक झूला है जो बिल्कुल पहाड़ी के बिल्कुल कोने पे लगा हुआ है और उस झूले पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है। तो इस लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसने कहा कि इस जगह पे कोई झूला क्यों लगाएगा और उस पर इतना छोटा बच्चा क्यों बैठाएगा। तो जब वो उस तरफ चला तो उसने देखा कि वो झूला तो बिल्कुल ऐसे है कि अगर उसकी तरफ कोई ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करे तो वो खाई में भी गिर सकता है। तो सोच ही रहा था कि पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। देखा तो एक लड़की थी जो रो रही थी। तो इसने कहा कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि मेरा भाई है छोटा जो झूले पे, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे उतारूं और बड़ा डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए। तो उस लड़के ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे कंधे पे खड़े हो, मैं कोने पे खड़ा होता हूँ, तुम बच्चे को उतार लो। तो जब वो कंधे पे खड़ा, उसको लड़की को खड़ा किया, लड़की ने उस कंधे पे से अपने पैर उसके गले पे दबाने शुरू किया। अब इस लड़के को लगा मेरी जान निकल जाएगी और उसने एक दो बार कहा कि भाई इस तरह से तुम मुझे मेरा गला मत दबाओ, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तो लड़के ने उसको उछाल दिया और वो लड़की पीछे जाके गिर गई। और जब वो पलटा तो उसने देखा ना वहाँ झूला है ना वहाँ बच्चा है, सिर्फ वो लड़की थी और वो भी गायब हो गई। उसकी जगह पड़ा हुआ है एक ब्रेसलेट। तो इस लड़के ने कहा कि मेरे साथ बड़ा अजीबोगरीब हो रहा है आजकल, तो मैं इस ब्रेसलेट को ही उठा लेता हूँ, कम से कम यादगार रहेगी जब माँ को बताऊँगा कि ऐसे ऐसे हुआ था। अब वो ब्रेसलेट लेके चल दिया डर की खोज में और आगे एक शहर में पहुँच गया। वहाँ पर एक बुढ़िया थी, उसने जैसे ही वो ब्रेसलेट देखा तो उससे कहा कि भाई ये ब्रेसलेट तेरे पे कहाँ से आया। तो उसने कहा कि मेरे को तो कहीं मिला है जंगल में, तुम क्यों पूछ रही हो। तो बुढ़िया ने कहा कि ये मेरा है। लड़के ने कहा नहीं, ये तो मुझे मिला है, मेरा है। तो दोनों लड़ते लड़ते एक जज के पास पहुँचे। अब जज ने दोनों तरफ की बातें सुनी, लेकिन वो उसने पूरे अच्छे से ब्रेसलेट को देखा और कहा कि इसका तो जोड़ा भी होना चाहिए, तो किसके पास है वो जोड़ा। तो इन दोनों के पास नहीं था। तो जज ने कहा कि नहीं, ये तो मैं अपने पास रखूँगा, जो जोड़ा लेकर आएगा ये उसी का है, क्योंकि इसका जोड़ा होना ही चाहिए। अब बुढ़िया और ये लड़का बाहर वापस आ गए। इनको पता था इनके पास जोड़ा नहीं है, तो इन्होंने कहा अब इस ब्रेसलेट को भूल जाना ही अच्छा है। अब ये लड़का फिर डर की खोज में आगे बढ़ता रहा। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर नज़ारे थे, पानी था, गर्म पानी भी था। तो ये अच्छे से नहाया और इसने सोचा कि मैं करूं क्या, मैं डर को कहाँ ढूंढूं। तो ये इसकी आँख लग गई, इतना थका हुआ था गर्म पानी से नहाने के बाद, इसकी आँख लग गई। तो जब ये आँख लग गई तो इसके कानों में आवाज़ें आने लगीं कि जैसे कोई दो लड़कियां बात कर रही हैं। तो एक कह रही थी कि आज जो हम लोग ये जो फूलों का रस पी रहे हैं, ये किसके नाम के लिए पी रहे हैं, किसकी सेहत के में इजाफा हो ये सोचकर पी रहे हैं। तो दूसरी बोली कि वो लड़का जिसको मैंने कब्र में से हाथ निकाल के डराने की कोशिश की लेकिन वो डरा नहीं, उसके नाम पर। तो दूसरी लड़की बोली कि हाँ, मैं भी उस लड़के के लिए जो कि एकदम पहाड़ी के किनारे खड़े होकर झूले में से बच्चा उतारने की कोशिश कर रहा था, मैंने लाख कोशिश करी, उसका गला तक दबाया लेकिन वो डरा नहीं। तो इस लड़के ने कहा ये तो मेरी बात हो रही। जब उसने मुड़ के देखा तो वहाँ पर दो परियां थीं और वो आपस में बात कर रही थी। तो इसने एकदम से बोला कि अरे आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि जो आप मेरी सेहत के लिए इतने सारी प्रार्थना कर रहे हैं। तो परियों ने कहा अच्छा चल, तब तूने हमें देख ही लिया है तो ये दूसरा ब्रेसलेट भी तू ले ले। तो उसको दूसरा ब्रेसलेट दे दिया। अब लड़के ने कहा कि अरे वाह, मुझे दूसरा ब्रेसलेट मिल गया, मुझे वापस शहर जाके उस जज के पास जाके वो पहले वाला ब्रेसलेट भी ले लेना चाहिए। वो वापस चल पड़ा, शहर आया, शहर में वो जज के पास गया, जज को दिखाया तो जज ने कहा हाँ ठीक है, अब तुम अपना ब्रेसलेट ले सकते हो। तो वो अपना ब्रेसलेट उसने ले लिया। अब आप में से किसी को गैस करना है कि ये कहानी कहाँ की है। खूबसूरत झरने हैं, खूबसूरत पूल्स हैं और गर्म पानी के झरने भी हैं, गर्म पानी के पूल्स भी हैं, स्प्रिंग्स भी हैं। तो कौन सी जगह हो सकती है ये। तो अब ये इसने अपना कड़े वड़े ले वो ब्रेसलेट ले लिए और सोचा कि अब मेरे को तो डर कहीं मिल नहीं रहा, माँ की याद भी आ रही है, चलो वापस चलते हैं। वापस चलने लगा तो देखा कि शहर में बड़ा हंगामा हो रहा है कि वहाँ का जो राजा था वो किसी कारण से मर गया। अब नए राजा की खोज चल रही है।
तो इसने कहा अच्छा नया राजा कैसे खोजेंगे, उनका क्या कोई बच्चा लड़का नहीं था? तो सबने कहा कि नहीं, उनके पीछे कोई नहीं था, तो अब नया राजा हमें खोजना होगा और उसके लिए एक तरीका है। राजमहल से कबूतर उड़ाए जाएंगे और कबूतर जिसके ऊपर जाके बैठेंगे वो ही राजा बनेगा। तो इसने कहा ठीक है होगा, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, वो जो राजसी कबूतर थे वो उड़ते उड़ते आए और इस लड़के के कंधे पर बैठ गए। सब जगह शोर मच गया कि यही हमारा नया राजा है, यही हमारा नया राजा है। अब जब लड़के ने ये सब सुना तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे राजा नहीं बनना। तो सबने कहा क्यों नहीं बनना राजा तुम्हें? कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ सब लोग खुश रहें, सब लोग प्यार से रहें, सबके पास खाने के लिए हो, पीने के लिए हो, और पता नहीं राजा बन के मैं ये सब कर पाऊँगा या नहीं, नहीं करूँगा तो मैं बड़ा दुखी हो जाऊँगा। इसलिए आप लोग एक बार कबूतर और उड़ाइए और फिर देखते हैं, हो सकता है असली राजा मिल जाए। फिर से कबूतर उड़ाए गए, फिर वो आके इसके ऊपर बैठ गए। अब सब ने कहा नहीं, राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा। तो इसने कहा कि अगर मैं राजा बन गया तो क्या मैं ऐसे ही किसी भी चीज़ की खोज में, तलाश में जा सकता हूँ अकेले? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, राजा के साथ तो फिर सैनिक चलेंगे। तो उसने कहा कि अच्छा, अगर मेरा किसी दिन मन ना हो राजमहल में बैठने का तो क्या मैं नहीं बैठूं, कहीं पहाड़ों में घूमूं, ऐसा हो सकता है? तो सबने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, अब तो आपको राजमहल में ही रहना पड़ेगा, उसके अंदर जो वन है, उपवन है, वहाँ आप घूम सकते हैं। किसी ने कमेंट भेजा है ये कहानी है शिमला की। नहीं, शिमला की नहीं है, और गेस करते रहिए कहाँ की कहानी है। अब इस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, राजा के साथ तो और भी मुसीबतें होंगी, युद्ध लड़ने जाना होगा, मुझे तो किसी से लड़ना अच्छा नहीं लगता। सबने कहा नहीं, अब राजा तो आप बनेंगे। अब पहली बार इस लड़के को डर का एहसास हुआ कि डर क्या होता है। वो डर गया कि मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। सबने कहा कोई बात नहीं, आपकी माँ को हम यहीं ले आएंगे, लेकिन राजा तो आप ही बनेंगे। अब जो है ये लड़का डर से कांपने लगा कि अब मैंने डर को तो खोज लिया, लेकिन मैं अब इससे छूटूं कैसे? इससे तो मैं तभी अच्छा था जब अपनी माँ के साथ सो रहा था और मुझे डर का पता नहीं था। अब तो हर वक्त मुझे घबराहट हो रही है। राजा तो वो बन गया, लेकिन डर ने उसका पीछा फिर कभी नहीं छोड़ा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप गेस करते रहिए कि ये कहाँ की है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगी ये कहाँ की कहानी है। लेकिन जो करेक्ट गेस करेगा उसके लिए है कुछ सरप्राइज इनाम। तो हमारी ये कहानी कहाँ की हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाइए। ऐसी जगह जो बहुत खूबसूरत है, बहुत नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ पर गर्म पानी के स्प्रिंग्स भी हैं और लेक्स भी हैं और बहुत कुछ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप मेरा चैनल जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए। आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। अच्छा, तो अब हम जिस जगह की बात कर रहे थे, जिस देश की बात कर रहे थे, वो देश है टर्की। और टर्की में भी कौन सी जगह की बात कर रहे थे? जो छोटा सी जगह जहाँ पर ये लड़का और उसकी माँ रहते थे, उसका नाम है डेनिज़ल। डेनिज़ल में है पामुकाले स्प्रिंग्स, थर्मल स्प्रिंग्स, गर्म पानी की स्प्रिंग्स हैं, जो एक देखने लायक जगह है। और ये जो पामुकाले स्प्रिंग्स हैं, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि लगता है कि किसी परी कथा में से कोई चित्र उठाकर वहाँ रख दिया गया हो, इस कदर खूबसूरत हैं। तो यहाँ जाना तो बनता है, और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। ये इतनी खास है ये जगह कि ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। अब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको गर्म पानी के ऐसे ऐसे स्प्रिंग्स मिलेंगे, और इतना साफ और इतना प्रिस्टीन और इतना ब्यूटीफुल कि आपको देखकर भी विश्वास नहीं होगा कि आप कोई रियल जगह देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जब लोग फोटोग्राफी करते हैं तो अक्सर ये लोगों को ये लगता है कि ये फ़ोटोशॉप करी हुई फ़ोटो है। असली में इतनी खूबसूरत कोई जगह हो ही नहीं सकती, ये इतनी खूबसूरत है। और इस्तांबुल जो कि टर्की का कैपिटल है, वहाँ से फ़्लाइट्स चलती हैं डेनिज़ल के लिए, और उसके आगे आप पामुकाले स्प्रिंग तक जाने के लिए बहुत सारे ज़रिए हैं, शटल्स चलती हैं, टूरिस्ट व्हीकल्स चलते हैं, तो वहाँ आप पहुँच सकते हैं। और अगर इंडिया से देखें तो करीब 10 साढ़े 10 घंटे की फ़्लाइट इस्तांबुल की रहेगी, और उसके बाद 2 घंटे के लगभग आपको डेनिज़ल पहुँचने में लगेंगे, और फिर आगे आप पामुकाले स्प्रिंग्स तक जा सकते हैं। जाइएगा ज़रूर, क्योंकि
आपको इस तरीके का जो फील है जगह का वो कहीं और नहीं आएगा। ये इतनी खास हैं पामुक्काले स्प्रिंग्स। तो आप अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में आज ही टर्की की पामुक्काले स्प्रिंग्स का नाम लिखिए और ये आपको करना ही करना है। अच्छा, अब हम आते हैं, जब हम टर्की तक पहुँचे हैं तो हमें वहाँ का कुछ खास खाना खाना भी चाहिए। और टर्की के खाने की खास मज़ेदार बात क्या है कि वो बहुत तरीके से इंडियन खाने के जैसा है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि आप देखेंगे और आपको लगेगा अरे ये तो नाम भी और डिश भी काफ़ी कुछ इंडियन है। जैसे कोफ्ते, वहाँ पर कोफ्ते एक बहुत ही लोकप्रिय डिश है। और कोफ्ते जो टर्किश कोफ्ते हैं वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरीके से मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी डिशेस जो कि ख़ास टर्की की हैं और आपको मस्ट ट्राई है। तो एक है लाहमकुन। लाहमकुन यानी कि टर्किश पिज़्ज़ा। अब टर्किश पिज़्ज़ा रेगुलर पिज़्ज़ा से फ़र्क होता है, पहले तो वो गोल नहीं होता, वो बड़ी सी ब्रेड पर तरह तरह की चीज़ लगा के और बहुत सारी टॉपिंग्स लगा के बनाया जाता है। अब इसको काट के नहीं सर्व किया जाता, ये बड़ा सा पीस रख दिया जाता है और आपकी मर्ज़ी, आप उसको काटें तोड़ें किस तरीके से खाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी माना गया है इस लाहमकुन को। दूसरी चीज़ है कबाब्स। कबाब्स वहाँ पे हर तरीके के मिलते हैं और टर्किश कबाब्स खासे लजीज और जायकेदार होते हैं। तो वेज कबाब्स नॉन वेज कबाब्स आप ट्राई करना मत भूलिए। अब एक और चीज़ मिलती है जो कहीं इंडियन खाने से मिलती जुलती है लेकिन कुछ फ़र्क भी है। इसको कहते हैं यपार्क सारमा। यानी कि ये होती है जो वाइन लीव्स होती है ना, जैसे जो आपके अंगूर की जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर फिलिंग करके फिर उसको स्टीम करके ये डिश बनाई जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ अरबी के पत्तों से बनती है और वहाँ की स्पेशलिटी है, इसको ट्राई करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर एक चीज़ है कुम्पीर। कुम्पीर माने जो पोटैटो होता है ना, उसको छिलके के साथ उबाल लेते हैं और फिर उसको रोस्ट करके उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लोकल इंग्रेडिएंट्स भर के, ये स्ट्रीट फूड है। जैसे कुछ भी वहाँ पे मैच हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है तो लोग कुम्पीर को ज़रूर खाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम आते हैं डेज़र्ट्स पर। कुनेफे। कुनेफे वहाँ का एक ख़ास डेज़र्ट है जिसको आपको ट्राई करना ही चाहिए। ये केक नहीं होता है लेकिन ये केक और पेस्ट्री के बीच की सी एक चीज़ होती है। और ऑफ कोर्स आपने बकलावा का नाम तो सुना ही होगा। टर्की से नाम आया है बकलावा का। और अब तो बकलावा यहाँ भी मिलता है लेकिन टर्किश बकलावा एक अलग चीज़ है, उसको ट्राई करना मत भूलिएगा। और आप जब टर्की गए हैं तो टर्किश कॉफ़ी, जो कि फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं होती, उसकी खासियत ये होती है वो बहुत ही फ़ाइन पिसी हुई कॉफ़ी होती है और वो फ़िल्टर नहीं की जाती है। स्ट्रॉन्ग टेस्ट की कॉफ़ी होती है। आप इसको ट्राई ज़रूर करिए क्योंकि टर्किश कॉफ़ी तो वहाँ से लेकर भी आनी चाहिए, इतना उसका फ्लेवर जो है वो अलग होता है। तो आप कब जा रहे हैं पामुक्काले स्प्रिंग्स देखने के लिए? थर्मल स्प्रिंग्स हैं और मेरा चैनल जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम जब टर्की तक गए हैं तो हमें कुछ शॉपिंग भी करनी ही चाहिए और शॉपिंग के लिए टर्की बहुत रिच कंट्री है। वहाँ का जो ग्रैंड बाज़ार है उसमें अगर जैसे ही आप घुसेंगे ना तो इतना कलर, इतना आर्ट दिखाई देगा कि आप एकदम दंग रह जाएंगे कि वाह क्या जगह है। तो सिरामिक्स हुए, सिरामिक्स वहाँ से लेने की चीज़ है। टी सेट्स हैं और लोकल क्राफ्ट के बैग्स, ड्रेसेस, इस मतलब बहुत कलरफुल है वहाँ पर। तो सिरामिक्स खासकर वहाँ पे जब आप पहली बार जाते हैं और आप मेरे चैनल पे देखेंगे जो मैं वीडियो डालूंगी टर्की का, तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने ली थी जिसमें कि वहाँ के सिरामिक्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं। इतना रिच है वहाँ का सिरामिक्स की, वो तो आपको लेकर आना चाहिए। और सिर्फ ग्रैंड बाज़ार में घूमने का ही अपना एक मज़ा है। तो इस्तांबुल में ग्रैंड बाज़ार में ज़रूर घूमिए। वो जो फील आता है, जो एक आप कंट्री का कल्चर सोक कर सकते हैं उस ग्रैंड बाज़ार से। वहाँ पर स्पाइस मार्केट है। स्पाइस मार्केट में ज़बरदस्त, आप मतलब स्पाइस मार्केट से करीब 200 मीटर दूर ही होंगे कि आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इतने स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस, खासकर इंडियन पैलेट के लिए वो स्पाइसेस आपको बहुत पसंद आएंगे। तो शॉपिंग ज़रूर करिए और टर्की में पामुक्काले स्प्रिंग्स ज़रूर जाइए। तो अभी तक किसी ने गेस नहीं किया था कि ये कौन सी जगह है,
लेकिन मैं इसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं। अब मैं आती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती कि लोग क्यों कर रहे हैं। तो कई बार मैं जब इधर उधर देखती हूँ मुझे लगता है अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी ही एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, खासकर आजकल जबकि कि कोविड-19 चल रहा है। काफ़ी सारे लोग उनके यहाँ गेस्ट आते हैं, तो अगर आप कभी कह दें कि इस समय पर कहाँ कहाँ से गेस्ट आ रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो कहते हैं नहीं नहीं ये लोग नोन लोग हैं। हालांकि ये आए तो दूसरे शहर से हैं, ट्रेन या बस से आए हैं, उसके बाद यहाँ तक हमारे घर तक पहुँचे हैं, लेकिन ये नोन लोग हैं, इनको कोविड नहीं है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई इंसान दूसरे शहर से ट्रैवल करके आ रहा है, बस से या ट्रेन से या किसी भी इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम उससे थोड़ी सी 3-4 दिन की दूरी रखें? नोन होने से क्या कोविड नहीं होगा? ये चीज़ मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती कि नोन है का क्या मतलब है। या तो आपको उनको पता है कि भाई आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए तो भी एक बात है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो क्या 2-3 दिन की दूरी बनाए रखना अच्छा नहीं है? क्योंकि मैं कई लोगों को सुनती हूँ नहीं नहीं वो हमारे तो रिलेटिव हैं और आए कहीं से भी हैं, लेकिन उनको कोविड थोड़ी हो सकता है। लेकिन हो सकता है, इसी कारण वो इतना ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि हम लोग भी अपने प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं। आप 2 से 3 दिन का गैप देकर भी मिल सकते हैं। रिलेटिव है, मेरे ख्याल से वो भी समझेंगे कि ये ऐसा टाइम है कि जब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है, ये बात आपकी समझ में आती है कि नोन है तो उनको उनसे हमें कोई खतरा नहीं है? खतरे की बात नहीं, हर एक के लिए डिफ़िकल्ट है आजकल टाइम, क्यों हम बीमारी को पकड़े और क्यों सफ़र करें। तो मेरा चैनल जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे आउटफिट और ज्वेलरी स्पॉन्सर्ड है चश्मे बदूर बुटीक से। अगर आप भी कुछ स्पॉन्सर कराना चाहते हैं तो मुझे लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। और हम अब आते हैं उस सेगमेंट पे जिसका सबको इंतज़ार रहता है, द प्रैक्टिकल मैजिक सेगमेंट। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि जैसे हमारे यहाँ लकड़ी का फर्नीचर होता है, सभी के यहाँ होता है। अब डाइनिंग टेबल है या कॉफ़ी टेबल है, उस पर छोटे कभी कभी स्क्रैच आ जाते हैं, कोई चीज़ रख के खींच दी या कोई चीज़ गरम रख दी कभी, तो एक टेबल पे स्क्रैच आ जाते हैं। अब आप टेबल पे हल्का बहुत स्क्रैच आया, अब उसके लिए पूरी पॉलिशिंग तो कराएंगे नहीं पूरी टेबल की, तो उसको हम तुरंत की तुरंत कैसे सुधार सकते हैं और बहुत आसानी से। आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ पर वो स्क्रैच आ गया है आप एक वॉलनट यानी कि अखरोट का पीस लीजिए, छिला हुआ, अंदर का जो अखरोट का नट होता है वो अंदर का लीजिए और उसको धीरे 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 उस पर रब करते रहिए। आप देखेंगे कि 2-4 मिनट के बाद वो आराम से वो स्क्रैच भर गया और उसको आप जब कपड़े से पोंछेंगे पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर स्क्रैच था, क्योंकि जो अखरोट का अंदर का नट होता है उसमें जो ऑयल्स होते हैं वो वुड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो कहीं पे भी आपका जो सॉलिड वुड फर्नीचर है, प्योर वुड का फर्नीचर है, उसको ऊपर के स्क्रैचेस को ख़त्म करने का बहुत ही आसान और आजमाया हुआ कारगर तरीका है ये। इसको आप यूज़ करके देखो, फिर आप मुझे बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। सिर्फ छोटा सा पीस वॉलनट का लगेगा और आपकी टेबल चकाचक हो जाएगी। और वैसे भी आप कभी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ वॉलनट ऑयल मिल सकता है आपको, तो ला के रखिए। फर्नीचर पे थोड़े से वॉलनट ऑयल को रब करने से फर्नीचर इतना ब्यूटीफुल रहता है और खुशबू आती है उसमें से, एक जो प्योर वुड की खुशबू होती है ना, वो आती है। तो आज के लिए मेरा ये प्रैक्टिकल मैजिक टिप है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अपने सजेशंस और अपने कमेंट्स और अपने सुझाव जो कि आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल करूं, वो भी मुझे आप ज़रूर लिखकर भेजिए। आपके पास अगर कोई ट्रैवल स्टोरी या ट्रैवल फ़ोटोग्राफ्स हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com, या फिर आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं कहानीबाज अनुपमा। तो आज के लिए मेरे प्रोग्राम में इतना ही। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको कितना मज़ा आया मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वाला वीडियो और जो टर्की का पामुक्काले स्प्रिंग्स का सारा डिटेल्स कि कैसे पहुँचें, क्या देखें, कैसे क्या करना है, वो सारे डिटेल्स का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। मेरे चैनल का नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन। आज के लिए इतना ही। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को भी सलाम। बाय बाय।